जिम्नोस्पर्म कल शुरू हुआ। जनरल कैरेक्टर फर्स्ट लेक्चर। कल दो प्रश्न आपको बताए थे। एक 91 PCS में पूछा गया था जिम्नोस्पर्म का उत्पत्ति और वो भी डोमिनेंट पीरियड 200 मिलियन अंडरलाइन कर कराया। और 13 TGT में पूछा गया था कि कोनीफेरल्स को किसके बीच में रखा जाता है। ये कल दोनों प्रश्न आपको अंडरलाइन कराए थे। अब आगे बढ़िए और चलिए। तो आपका जिम्नोस्पर्म आज इसका सेकेंड लेक्चर है। कल अपने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, हैबिट देखी थी, हैबिटेट देखा था। तो हैबिटेट बिल्कुल बदल गया था। ब्रायोटेरिडो जहाँ हर्वेसियस थे, मॉइस्ट और सैडी प्लेस को प्रिफर करते थे, वहीं इनमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स आ गए। हैबिट में भी पेरिनियल और ट्री हो गए, हर्ब नहीं रहे। आप हैबिटेट बताया, हैबिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला पॉइंट देखें। कल आपको बताया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना। तो जिस समय आपको वायरस पढ़ाया था तो नैनोमीटर से शुरू हुआ था, और ब्रायो पढ़ाया था उस समय अपने लोग मिलीमीटर से सेंटीमीटर। सबसे बड़ा डाउसोनिया लिखाया तो वो भी 70 सेंटीमीटर था, बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोन में। लेकिन अब आते आते इनकी साइज देखें जरा, तो साइज रेंजेज फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। सेंटीमीटर से मीटर, अब मिलीमीटर नहीं रहा, माइक्रोन नहीं रहा, नैनोमीटर नहीं रहा। साइज बढ़ गई, बहुत बड़े बड़े ट्री हो गए, रूट बन गई, पत्तियां बन गई। तो एक आपको स्मॉलेस्ट लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जेमिया पिग्मिया, लगभग 25 सेंटीमीटर। सबसे छोटा ब्रायोफाइट कौन से पढ़ाया था? ज़्वापसिस अर्जेंटिया। सबसे बड़ा कौन से पढ़ाया था? डाउसोनिया। टेरिडोफाइटा में सबसे छोटा कौन से लिखाया था और सबसे बड़ा कौन से लिखाया था? तो याद रखना। तो जिम्नोस्पर्म में भी उसी क्रम में स्मॉलेस्ट जेमिया पिग्मिया और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया सेम्पर वी रेंस, लगभग 360 फीट इन हाइट। इसे कहा जाता कॉस्ट रेड वुड ट्री ऑफ कॉस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दें। लेकिन किसी किसी किताब में सिकोया डेंड्रॉन जिजेंसियम दिया, लेकिन वो इससे छोटा है, तो उसे भी लिख लो। अदर जिम्नोस्पर्म सिकोया डेंड्रॉन जिजेंसियम, ये भी लगभग 340 फीट इन हाइट।
इन हाइट। ये भी लगभग काफी बड़ा, इसको कहा जाता है फादर ऑफ द फॉरेस्ट, फादर ऑफ द फॉरेस्ट, फादर ऑफ द फॉरेस्ट। एक ऐसा भी जिम्नोस्पर्म है जिसके डाईमीटर, जिसका रेडियस इतना चौड़ा डाईमीटर कि भीतर से ट्रक निकल जाए, टनल बन जाए, तो वो भी आप एक नोट कर लें। तो मैसिव, मैसिव जिम्नोस्पर्म, मैसिव जिम्नोस्पर्म। ये है आपका टैक्सोडियम, टैक्सोडियम, टैक्सोडियम मैक्सिकानम, मैक्सिकानम लगभग 17 मीटर इन डाईमीटर। इसका जो व्यास है, गर्थ है, वो 17 मीटर के करीब है। टनल, ट्रक निकल जाता है पूरा। तो ये सबसे, तो यहाँ पर यदि प्रश्न पूछता है तो या तो छोटा जिम्नोस्पर्म पूछेगा या ये बड़ा पूछेगा। तो ये अब आपकी साइज हो गई। इसके बाद अपने लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर पढ़ रहे। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर में अब मेन बॉडी, मेन बॉडी कैसी है? मेन बॉडी स्पोरोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट से शुरू हो जाता है। तो तीनों ग्रुप आप लोग याद कर लीजिए। टेरिडोफाइट कोई भी जनरा पढ़िए, जिम्नोस्पर्म कोई भी पढ़िए, एंजियोस्पर्म कोई भी पढ़िए, तीनों की बॉडी टूयन है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है। यही पीढ़ी डोमिनेंट है। तो मेन बॉडी स्पोरोफाइट, which is dominant, which is dominant। यही पीढ़ी दीर्घजीवी है, लॉन्ग लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड। यही पीढ़ी अपने आप भोजन बना लेती है। तो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक। गैमिटो पर डिपेंड नहीं है, प्रायो में डिपेंड थी, टेरिडो में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिपेंड थी। अब ये डोमिनेंट इंडिपेंडेंट हो गई। एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पीढ़ी है। इसका अपना एग्जिस्टेंस, इसका अपना अस्तित्व, ये स्वतंत्र है। ये यन पर निर्भर नहीं है, गैमिटोफाइट पर निर्भर नहीं है। ब्रायो में निर्भर थी, टेरिडो में दोनों अलग अलग थी। अब ये बड़ी हो गई और स्पोरोफाइट हमेशा टूयन होता। तो ये आप देखें जरा, ये आपको हम पढ़ाएंगे आपके सिलेबस में। ये रूट, तो ये तो हो गया आपका साइकस। यहाँ पर ये गिरी हुई पत्तियों के चिन्ह है, साइकस। और जब 10 साल बाद मैच्योरिटी आएगी तो यहीं पर ये लगेगा कोन। तो साइकस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डायोसियस। तो ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका साइकस, साइकस। ये आपके सिलेबस में आपको हम पढ़ाएंगे। ये आपका, ये कोनीफर हैं जो कोनिकल, बर्फ गिरती है इसलिए नीचे की पत्तियां ये बड़ी होंगी, ऊपर छोटी, कोन लाइक। सबसे ज्यादा कोनीफर होते हैं। तो यहाँ पर ये कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपका पाइनस हो गया, इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल कैरेक्टर में कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये है आपका, ये आपका यहाँ पर ये सीड लगे होते हैं, फ्रूट नहीं, इसको समझना, सीड। और ये इसकी पत्ती फैन लाइक, ये पत्तियां होती हैं फैन लाइक। ये कई बना लेना। ये आपको हो गया गिंगो, गिंगो हो गया। और ये है आपका जिसकी पत्तियां बहुत रिड्यूज हो जाती हैं। ये रिड्यूज हो गई पत्तियां, बहुत पत्तियां स्केली हो जाती हैं। ये है आपका इफेड्रा,
इफेड्रा खासकर राजस्थान में पाया जाता है, गिंगो, और जिसमें एंजियोस्पर्म के पास आ जाएंगे तो ये है आपका नीटम। तो नीटम में पत्तियां बाकायदा एंजियोस्पर्म के समान ही, एंजियोस्पर्म के समान ही, तो ये हो गया आपका नीटम। ये आपको समझाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। 4-5 डायग्राम बना दिए। अब इसमें ये आपका तो मेन बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, तो मेन बॉडी यही स्पोरोफाइट है, यही पीढ़ी डोमिनेंट है, यही पीढ़ी लॉन्ग लिव्ड है, यही पीढ़ी ऑटोट्रॉफिक भोजन बना लेगी, और यही पीढ़ी आपकी इंडिपेंडेंट है। और हमने बताया था कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम कार्मोफाइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सत्य जड़, सत्य तना, सत्य पत्ती निकल आती है। ब्रायो में नहीं होता। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स पाई जाती हैं। तो टेरिडो, जिम्नो और एंजियो कार्मोफाइट। तो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो ये आपकी इसमें तो कंपाउंड लीफ बताएंगे, ये आपकी सिंपल लीफ होगी पाइनस में, और ये रूट हो गई, ये रूट, स्टेम और ये लीव्स हो गई। तो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब सभी में ही रहेगा, जिम्नो में, एंजियो में। तो सबसे पहले आप लोग रूट का पैराग्राफ बनाएं। अब पहली बार क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म सीडेड प्लांट हैं, और जैसे ही आपका सीड का अंकुरण हुआ तो सीड से यही निकला रेडिकल, यही आपका रेडिकल निकला मूलांकुर, और यही धंसता चला गया गहराई में जमीन के अंदर, तो ये प्राइमरी रूट हो गई। फिर इससे ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फिर टर्सरी, तृतीयक, द्वितीयक, सेकेंडरी रूट्स, फिर टर्सरी रूट्स, सबने मिलकर क्या बना दिया, सबने बना दिया जब सीड के रेडिकल से रूट निकलती है। याद रख लेना, अभी तक टेरिडो में आपने देखा था तने से निकल रही थी, तो वहां शब्द हम एडवेंटिटियस यूज करते थे। अब रेडिकल, व्हेन रूट अराइजेज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड देन कॉल्ड टैप रूट। अब टैप रूट बन गई, मूसला जड़ बन गई टैप रूट। तो यूजुअली टैप रूट और ये प्राइमरी रूट ग्रोज डीपली, काफी गहराई तक चली जाती है, एंड बियर्स सेकेंडरी टर्सरी ब्रांचेज एंड कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मूसड़ा जड़ तंत्र बनाता है। लेकिन यूजुअली हमने कहा कभी कभी ऐसे होता है जैसे घर के सामने मोर पंखी खड़ी है, थूजा आपका जिम्नोस्पर्म में आता है, तो थूजा की कोई ब्रांच आप तोड़ें और उसको लगा दें तो नया प्लांट बन जाता है। तो तने से भी जड़ें निकल आती हैं। तो मे बी, तो टैप रूट तो यूजुअली हो गई, बट मे बी एडवेंटिटियस रूट्स, अपस्थानिक जड़ें भी निकल आती हैं। जैसे आपका थूजा में जो मोर पंखी होती है, अपस्थानिक जड़ें, तो ये प्राइमरी रूट, और यही टैप रूट बनी, बहुत गहराई तक चली गई, यही बॉडी को फिक्स करेगी, फिक्सेशन, एंकोरेज ऑफ द बॉडी एंड एब्जॉर्व, यही वाटर को एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करेगी एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, जीवन पर्यंत रूट बनी रहेगी। और अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है इसको जरा देखें। अब ये आपका कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रूट्स एसोसिएटेड विद
algae और फंजाई, एल्गी और फंजाई। कभी कभी जिम्नोस्पर्म की जड़ें एल्गी या फंजाई से एसोसिएटेड हो जाती हैं एंड फॉर्म द सिम्बियोटिक रिलेशन। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। सिम्बियोटिक मतलब सहजीवन। व्हेन बोथ पार्टनर A plus V आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। जब दो पार्टनर हों वो पारस्परिक लाभान्वित हों, एक को आपने कलम दे दी, ए ने कलम दे दी और बी ने कागज दे दिया, तो दोनों पार्टनर लाभान्वित हो गए, तो इसको कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो पहले देखें एल्गी, जब ए पार्टनर हो कौन, एल्गी, और ए है फंजाई, तो पाइनस में एसोसिएशन हो जाता है फंजाई, बोलिटस, खासकर बोलिटस हुआ, क्लेवेसेरा हुआ, ये बैसिडियोमाइसिट्स के सदस्य हैं। जब आपको पाइनस पढ़ाएंगे तब लिखवाएंगे। लेकिन एल्गी में किसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो जाता है आपका, तो पहले साइकस के रूट में देखें, द कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और ये एपोजियोट्रॉपिक, ये आपकी एपोजियोट्रॉपिक, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के विपरीत बढ़ती हैं। जब कोई रूट ज्यादातर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष, लेकिन जो कोरल लाइक लीव्स, ये रूट्स ये इरेगुलर हैं, डाइकोटोमसली ब्रांचड हो गई और बिल्कुल सुपरफिशियल हैं, इस सॉइल की सरफेस पे ऊपर आ जाती हैं, तो ये एपोजियोट्रॉपिक हैं एंड इन्फेक्टेड विद एल्गी। कौन सी एल्गी है, वही आपका नोस्टाक एंड, तो स्पीसीज भी लिखें तो नोस्टाक पंक्ति फार्मी। साइकस पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे, बैक्टीरिया भी कुछ हैं, सीडोमोनास वगैरह। और ये है आपका एनाविना साइकेडी, ये दोनों आपकी कौन सी एल्गी हैं, ये हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये रूट के अंदर जो कार्टेक्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर, तो इंडोफिटिक अंदर है, इंडोफिटिक, और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अपना बना लेती हैं, दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होती हैं। तो कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस आर एसोसिएटेड विद एल्गी, नोस्टाक एंड एनाविना to form symbiotic association, and in case of पाइनस में ये जो रूट है, पाइनस की रूट, और कोरेलॉइड रूट की एक और विशेषता, कोरेलॉइड रूट्स में रूट हेयर्स मूल रोम एंड रूट कैप एब्सेंट। न तो रूट हेयर्स होते हैं कोरेलॉइड रूट में और न रूट हेयर्स होते हैं। तो ये आपका साइकस को हो गया। पाइनस में क्या, पाइनस में जब ए पार्टनर कौन हो, ए पार्टनर हो रूट, और इसका एसोसिएशन किससे हो जाए, विद फंजाई। द एसोसिएशन ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट लाइक द पाइनस विद
फंजाई। दिस टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशन इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा, राइजा मतलब होता रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे पाइनस के रूट, और माइको बना है किससे? फंजाई का। तो जो सिम्बियोटिक रिलेशन है जब एल्गी और फंजाई के बीच में होती है तो लाइकेन बनता है, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई तब माइकोराइजा, एक कवक जाल कहलाता है। तो कवक मूल तो माइकोराइजा, फंजाई बोलिटिस, क्लेविसेरा वगैरह, ये मैनिटा वगैरह, ये जब पाइनस पढ़ाएंगे तब। तो ये माइकोराइजा को अंडरलाइन कर दीजिए, और ये नोस्टाक और ये अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये आपको दो प्रश्न। तो यहाँ पर पाइनस में क्या होता है? पाइनस की मान लीजिए रूट है, तो पाइनस में ज्यादातर रूट हेयर स्कैंटी होते हैं, बहुत कम। तो रूट हेयर पर, रूट हेयर का काम यही फंगस के हाइफी करने लगते हैं। तो माइकोराइजा कैसा होगा? पाइनस में माइकोराइजा होगा इक्टोट्राफिक। इक्टोट्राफिक, इक्टो मतलब बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। तो इन पाइनस माइकोराइजा इज इक्टोट्राफिक। इक्टोट्राफिक होगा बट बाहर की जगह जब माइकोराइजा रूट के अंदर हो जाए तो इंडोट्राफिक, मे बी इंडोट्राफिक, इंडोट्राफिक एज, इंडोट्राफिक अंदर होगा फंजाई एज आरो कैरीडेसी, आरो कैरीडेसी जिसमें आरो कैरिया आती है, इसमें माइकोराइजा इंडोट्राफिक होता है। 2 पॉइंट यहां से पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जड़ें ऊपर निकल आती हैं और श्वसन करने लगती हैं। जब जड़ें श्वसन करने लगें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निमेटोफोर। तो निमेटोफोर भी पाए जाते हैं किसमें? इन टैक्सोडियम, इन टैक्सोडियम डाइस्ट्रिकम, डाइस्टिकम निमेटोफोर्स आर फाउंड। निमेटो, यहां से 2-3 प्रश्न आपके बन गए। निमेटो अंडरलाइन कर दीजिए, निमेटो फोर्स आर फाउंड। ये श्वसन जड़ें होती हैं, रिस्पायरेटरी रूट्स, श्वसन जड़ें, इनको निमेटोफोर्स कहते हैं। छिद्र बन जाते हैं, उन्हीं के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 और CO2 की अदला बदली, आदान प्रदान होता। तो यहाँ रूट में जो अभी तक आपको रूट पढ़ा रहे थे, तो याद रखना साइकस की कोरेलॉइड रूट में नोस्टाक और एनाविना भीतर रहते हैं, इंडोफिटिक हैं, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, आपस में दोनों फायदा उठाते हैं। पाइनस की रूट में फंजाई कर जाती है तो माइकोराइजा, लेकिन ऊपर रहता है पाइनस में तो इक्टोट्राफिक, वहीं आरो कैरीडिएसी में अंदर रहता इंडोट्राफिक। और कभी कभी जैसे टैक्सोडियम डाइस्टिकम में रेस्पायरेटरी रूट्स पाई जाती हैं, इनको कहते हैं निमेटोफोर। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल गया, याद रखना जरूर। अब रूट आपकी समाप्त हुई और बढ़िए स्टेम की तरफ। अब स्टेम की तरफ देखें।
ये कोरेलॉइड रूट अभी हम साइकस स्पाइनस दोनों पढ़ाएंगे, धैर्य बनाए रखिए, अभी चिंता की बात नहीं। और आज हम 2 लेक्चर, आज हायर बॉटनी भी शुरू करेंगे, इसी 7 के बाद 8 तक प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, और इसके बाद साइटोलॉजी पढ़ा चुके, सेल डिवीजन को छोड़ के। टाइम मिला तो फिर दोहराएंगे। और जिम्नो लास्ट आपका चल रहा है लोअर में, तो अब स्टेम डालिए, स्टेम। तो आप लोग देख रहे हो सब में, ये देख रहे हो सब में स्टेम। तो स्टेम आपका एरियल वायवीय है, एरियल इरेक्ट सीधा है, इरेक्ट वुडी, अब हर्वेसियस नहीं है, वुडी कॉस्टीय है। और इस पर जो पत्तियां गिर जाती हैं इनके चिन्ह पाए जाते हैं, स्कॉर्स ऑफ लीव्स, गिरी हुई पत्तियों के चिन्ह पाए जाते हैं। और या तो देखें साइकस में अशाखित है, अनब्रांच्ड, वहीं पाइनस हुआ, गिंगो हुआ, इफेड्रा हुआ, इनमें ब्रांच्ड है। तो आइदर अनब्रांच्ड एज साइकस, साइकस में अनब्रांच्ड है, आर ब्रांच्ड एज पाइनस, एज गिंगो। लेकिन जो आपको सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पढ़ाया जेमिया पिग्मिया, उसमें अंडरग्राउंड और ट्यूबरस है। अंडरग्राउंड भूमिगत एंड ट्यूबरस कंदिल, ट्यूबरस इन एज जेमिया पिग्मिया में भूमिगत है। और कभी कभी स्टेम जो है वो लाइनाज जो पेड़ पर ऐसे चढ़ते हैं राउंड करके, लाइक द जैसे अजगर सर्प बॉडी को जकड़ लेता है, ऐसे पेड़ पर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं उस पर पहले तना पतला होता है, फिर लाइट को गेन करने के लिए चढ़ता जाता है और मोटा होता जाता है, इसको कहते हैं लाइनोज। तो कुछ लाइनोज भी हैं, मे बी लाइनोज, मार्फोलॉजी में पढ़ाएंगे। लाइनाज भी हैं, लाइनाज को ही कहते हैं वुडी क्लाइंबर, आरोही वुडी क्लाइंबर। इसका एग्जाम्पल नीटम उला एज नीटम उला, ये आपका लाइनाज है, लाइनाज। अब आपने यहां पर ये शब्द छोड़ा अनब्रांच्ड है साइकस, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि इंजर्ड हो जाए, चोट लग जाए, तब ब्रांच निकल आती हैं, या रिप्रोडक्शन के समय भी ब्रांच निकल आती हैं। अब यदि ब्रांच्ड है तो ब्रांच भी आपकी डाइमॉर्फिक भी हो सकती है। अब इस चीज को आप लोग समझ लें। गिंगोएल्स, ऑर्डर गिंगोएल्स जिसमें गिंगो आता है, ऑर्डर कोनिफेरल्स जिसमें कोनिफर पाइनस आता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर सकरा होता चला जाता, नीचे मोटा, जिससे क्योंकि कोल्ड रीजन में बर्फ गिरी और बर्फ गिरी तो कोन के सीधे नीचे उतर आएगी, तो कोन लाइक शेप हो जाता है। और इक्वेटर टेम्परेट के ऊपर अल्पाइन रीजन में, कोनिफर रीजन में, तो ये कोनिकल है पाइनस। तो इसका यदि आपको हम पढ़ाएंगे तो इस पर ये आपकी स्केल लीप्स होंगी, स्केल लीप्स यहीं पर अपिकल वर्ड होगी, और यहां पर एक्जिल से
ये आपका दूसरा सूट निकलेगा, तो इसे तो हम कहते हैं लॉन्ग सूट, लॉन्ग सूट। और इसे हम कहते हैं डार्फ, डार्फ सूट, डार्फ सूट। तो ब्रांचिंग है डाइमार्फिक, तो ब्रांचिंग में बी डाइमार्फिक, एज पाइनस में डाइमार्फिक, गिंगो में डाइमार्फिक। ये आपका डार्प सूट है। तो लॉन्ग सूट, ये लॉन्ग सूट हो गया। बियर्स धारण करता है डार्प सूट, कहां? इन द एक्सिल, ये एक्सिल हो गई, इन द एक्सिल, इन द एक्सिल ऑफ स्केल लिप्स, स्केल लिप्स के एक्सिल में यही विच बियर्स यही धारण करता है। क्या? विच बियर्स फोलिएज लिप्स, ये फोलिएज लिप्स को धारण करता, तो ये फोलिएज लिप्स को धारण करता। तो ब्रांचिंग आर डाइमार्फिक इन गिंगो एंड पाइनस, दैट इज लॉन्ग सूट, ये बराबर ग्रो करेगा। अब यहाँ एपिकल वर्ड होगी नहीं तो डार्प हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। तो लेकिन डार्प सूट पर ही ये फोलिएज लीव्स लगी होंगी। तो लॉन्ग सूट बियर्स द डार्प सूट इन द एक्सिल, ये स्केल लीफ की अक्षय यहीं से निकलती हैं। तो ब्रांच्ड है, तो इस प्रकार ब्रांचिंग डाइमार्फिक है। तो ये आपका स्टेम हुआ। स्टेम आपसे कोई विशेष प्रश्न नहीं मिला। और अब आइए अपने लोग कहाँ, अब आइए लीव्स पर। तो स्टेम पर ये गिरे हुए चिन्ह भी पाए जाते हैं। अनब्रांच्ड भी बता दिया, कॉलुमनर, सिलेंड्रिकल या कोनिकल, पाइनस वगैरह में कोनिकल होते हैं, और ब्रांचिंग में लॉन्ग सूट और डार्प सूट। अब आइए लीव्स पर। मॉर्फोलॉजी इस समय अपने लोग पढ़ रहे, एक्सटर्नल कैरेक्टर अपने लोग पढ़ रहे। तो अब लीव्स पर आइए। तो जो कि अपने लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है? जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक कैरेक्टर हैं। जहां इन्हें रेन नहीं मिली तो बर्फ है, वहां का पानी सोर्स यूज करते हैं। अब इन पर ऐसी पत्तियों ने स्ट्रक्चर बना लिया जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सहन कर लें, ह्यूमिडिटी को भी सहन कर लें, विंड को भी सहन कर लें। तो लीव्स हैव adaptation to withstand extreme अत्यंत extreme of टेम्परेचर, अत्यधिक टेम्परेचर को भी सहन कर लेती हैं। ह्यूमिडिटी आर्द्रता को भी सहन कर लेती हैं। एंड विंड, तो इनमें ये लीव्स में विशेष स्ट्रक्चर बन जाता है जीरोफिटिक कैरेक्टर होने के कारण। अब आगे देखें लीव्स। अब लीव्स इसमें जैसे आपने लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्यूसेटम में माइक्रोफिलस पढ़ी और फर्न में मेगाफिलस, ऐसे ही पाइनस में माइक्रोफिलस होंगी और साइकस में मेगाफिलस होंगी। तो लीव्स में भी माइक्रोफिलस सूक्ष्म पर्णी हो सकती हैं एज पाइनस और मेगाफिलस गुरुपर्णी मेगाफिलस हो सकती हैं, जैसे आपका ये साइकस। तो दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अपने लोगों ने टेरिडो में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्यूसेटम में सिंपल लीफ पढ़ी और वहीं फर्न में अपने लोगों ने कंपाउंड पढ़ी। तो यहाँ भी वही चीज,
लीफ सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती है। इससे पहले तो लीव्स में भी तो देखें लीव्स में भी मोनोमार्फिक, लीव्स में भी मोनोमार्फिक दैट इज वन टाइप, एक ही प्रकार की हो सकती हैं, और डाइमॉर्फिक दो प्रकार की हो सकती हैं, दैट इज टू टाइप्स दो प्रकार की हो सकती है। तो दो प्रकार में एक पत्ती कौन होगी? एज स्केल लीव्स सल्क पत्तियां एंड फोलिएज लीव्स। तो डाइमॉर्फिक में यदि हैं तो वो दो प्रकार की होंगी। तो स्केल लीव्स कैसी हैं देखें जरा। ये आपका साइकस में यहाँ पर ये स्केल लीव्स लगी, स्केल लीव्स, ये आपकी स्केल लीव्स, ये आपकी स्केल लीव्स और ये फोलिएज लीव्स। तो ये आपकी फोलिएज लीव्स हो गई, फोलिएज लीव्स, और इसी के अल्टरनेट स्केल लीव्स। ये पाइनस यहाँ पर स्केल लीव्स होंगी और ये फोलिएज लीव्स होंगी। तो पहले स्केल लीव्स देखें। तो मेगाफिलस, माइक्रोफिलस, मोनोमार्फिक, डाइमॉर्फिक में पहले स्केल लीव्स। तो स्केल लीव्स आपकी बहुत छोटी होंगी, माइन्यूट होंगी। स्केल लीव्स बहुत छोटी होंगी, ड्राई, शुष्क होंगी, और ब्राउन इन कलर, ब्राउन होंगी। तो ब्राउन है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, और तो क्या होंगी? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन इनका सुरक्षा प्रदान करना होगा, और डिसीड्यूअस पर्णपाती होती हैं, जल्दी गिर जाती हैं। तो ये हो गई स्केल लीव्स, माइन्यूट, ड्राई, ब्राउन, प्रोटेक्टिव, डिसीड्यूअस। वहीं फोलिएज लीव्स आपकी कैसी हैं? फोलिएज लीव्स लार्ज, ये बड़ी होती हैं, ये ग्रीन, ये हरी होती हैं। तो भोजन बनाएंगी, फोटोसिंथेटिक भोजन बनाने का काम करेंगी। और ये पत्तियां कैसी हो सकती हैं? दो प्रकार की हो सकती हैं, एक सिंपल सरल, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड, संयुक्त हो सकती हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स में ये जो लैमिना आपका है, ये लैमिना ये कंप्लीट होता है। तो सिंपल लीफ एज पाइनस, और पाइनस में जीरोफिटिक कैरेक्टर है। तो बर्फ गिरी तो बर्फ पत्ती पर न रुके तो फिसल जाएगी। तो पाइनस में कैसी हो जाती है? अंडरलाइन कर दें, निडल लाइक, सूच्याकार। ये निडल, ये अभी डार्क सूट था तो ये निडल लाइक 3, 5 आपकी 1 से लेकर 5 तक होती, तो ये निडल लाइक हो जाएंगे सिंपल लीव्स। पाइनस में ये एसिकुलर हो गई, निडल लाइक हो गई, और कंपाउंड लीव में लैमिना बट जाता है। तो लैमिना जब डिसेक्टेड हो जाएगा, इंसिशन कटाव हो जाएगा, जब कटाव
मार्जिन से मिडरिब की तरफ हो तो अब मिडरिब को हम क्या कहने लगते हैं, रेकिस। मिडरिब को हम रेकिस कहने लगते हैं। और ये जो कटाव हुआ इंसीशन, ये छोटे छोटे खंड बन गए, इन्हीं को कहते हैं पिन्नी या इनको कहते हैं लीफलेट, पत्रक। तो ऐसा कटाव जो किधर को, मार्जिन से मिडरिब की तरफ, तो इसको पिन्नेटली कंपाउंड कहते हैं। और अपेक्स से पेटियोल की तरफ हो तो इसको पाल्मेटली कंपाउंड कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे। तो कंपाउंड में कौन से हैं, कंपाउंड में पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड, पिच्छाकार संयुक्त, एज साइकस, एज साइकस, एज साइकस। और यदि ये ऐसे कटाव होता तब पाल्मेट लिखते, तो यहां अपने लोग पिन्नेटली। तो सिंपल लीफ्स हो सकती हैं पाइनस में, और पाइनस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, सूच्याकार निडल लाइक हो जाती हैं, जिससे बर्फ गिरे और नीचे आ जाए, रुके ना, और जीरो फिटिक करेक्टर सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं। तो एक कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है लीफ्स। और अब लीफ में ये जो आपका लीफ है, जब लीफ लगी हो किस पर, लीफ लगी हो स्टेम पर, तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, इसको कहते हैं फिलोटैक्सी, पर्ण विन्यास। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और फिलोटैक्सी जिसको कहते हैं, पढ़ाएंगे आपको मॉर्फोलॉजी में। फिलोटैक्सी 3 प्रकार की होती है, समझ लीजिए आज। जब एक नोड से, जब एक नोड से, नोड एक पत्ती निकले, फिर एक नोड से एक ही पत्ती निकले, तो इसको कहते हैं स्पाइरल फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी में भी, फिलोटैक्सी में भी स्पाइरल, सर्पिलाकार हो सकती है, एज साइकस, साइकस, टैक्सस। साइकस में, टैक्सस में स्पाइरल फिलोटैक्सी होती है। स्पाइरल, साइकस, टैक्सस। जब एक नोड से एक पत्ती निकले, एक नोड से एक पत्ती निकले, तो ये पत्ती स्पाइरल फिलोटैक्सी। और एक नोड से 2 पत्तियां निकले, तो इसको कहते हैं अपोजिट। तो मे बी स्पाइरल फिलोटैक्सी एज साइकस, टैक्सस, और अपोजिट, और अपोजिट डिक्यूसेट, अपोजिट डिक्यूसेट। जब एक नोड से 2 पत्तियां निकले अपोजिट, तब तो अपोजिट हो जाता है। लेकिन एक सुपरपोस्ट होता, एक डिक्यूसेट। आपने अमरूद देखा होगा, जब एक नोड से एक ही दिशा में दोनों निकले, प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग पेयर, जस्ट प्रीसीडिंग पेयर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, देन इट इज सुपरपोस्ट। लेकिन आपने कैलोट्रोपिस में देखा होगा, मदार में देखा होगा, 1 पेयर लेफ्ट है तो सेकेंड पेयर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अल्टरनेट। तो आपको 4 रो, 4 रो दिखाई देंगी, तब ये फिलोटैक्सी हो जाती, अपोजिट डिक्यूसेट। तो अपोजिट डिक्यूसेट भी फिलोटैक्सी पाई जाती है आपका नीटम में, नीटम में। या जब एक नोड से मोर देन 2, when more than 2 leaves arise from the single node, जब एक नोड से 2 से ज्यादा पत्तियां निकले, तब वे हर्ल चक्रीय फिलोटैक्सी कहलाती। तो जिम्नोस्पर्म में हर्ल्ड, तो स्पाइरल भी पाई जाती है साइकस में,
अपोजिट डिक्यूसेट पाई जाती नीटम में और हर्ल्ड पाई जाती है सेड्रस में, सेड्रस। तो ये हो गई आपकी फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम पर पत्तियों की क्या व्यवस्था है, इसको हम फिलोटैक्सी कहते हैं। पर्ण विन्यास 3 प्रकार का है, स्पाइरल, अपोजिट, हर्ल्ड। तो जिम्नोस्पर्म में भी तीनों प्रकार। अब इस पत्ती में, ये आपकी पत्ती है, ये पत्ती की लैमिना, ये मिडरिब। अब इसमें जो वेन्स हैं, ये वेन्स सिराएं, अब इनका सिराओं का अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, इसे कहते हैं विनेशन। तो विनेशन में भी यदि विनेशन में ये जाल बन जाए, इस प्रकार जाल, तो इसको जालिकावत विनेशन कहते हैं। तो विनेशन में भी रेटिकुलेट जालिकावत जाल सदृश है, जैसे आपका नीटम में। या ये विनेशन कैसा होगा, इस प्रकार पैरेलल समानांतर हो, जो मोनोकाट में, तो पैरेलल भी हो सकता है, समानांतर, पैरेलल एज वेलविस्चिया में पैरेलल होता। और कभी कभी ये विनेशन 2 डाइकोटोमस भी होता, और डाइकोटोमस एज गिंगो। तो आपको हमने फिलोटैक्सी भी पढ़ाई, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, सिंपल पढ़ाई, कंपाउंड पढ़ाई, मोनो, माइक्रो और मेगाफिलस, मोनोमार्फिक और डाइमार्फिक, फिलोटैक्सी और विनेशन। लास्ट में आपका क्या, जिम्नोस्पर्म की पत्ती की एक विशेषता है, क्या, जिम्नोस्पर्म की पत्ती में क्या होता है, वेन्स। जैसे नोट कर दीजिए पॉइंट को, इंसाइकस, नोविनेशन। जैसे फ्यूनेरिया की पत्ती में लिखाया तो नोविनेशन, ब्रायोफाइट में। सिलेजिनेला में लिखाया तो नोविनेशन, टेरिडोफाइट में। वैसे ही जिम्नोस्पर्म की साइकस की जो लीफलेट होती है उसमें वेन्स नहीं होती, नोविनेशन। इसके मतलब इन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक लीव्स वेन्स आर absent in most जिम्नोस्पर्मिक लीव्स। जिम्नोस्पर्मिक पत्तियों में ज्यादातर ये लैटरल वेन्स अब्सेंट होती हैं। तो लैटरल वेन्स अब्सेंट। अब जब लैटरल वेन से अब्सेंट होंगी तो खाना पानी कौन ले जाएगा मार्जिन तक। इसके लिए जिम्नोस्पर्म में एक नया टिश्यू डेवलप करता है। वो नया टिश्यू देखें क्या है, वो नया टिश्यू है ये वैस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस, ये लैमिना और ये आपका लिम्ब है। तो यहाँ पर एक नया वैस्कुलर टिश्यू डेवलप करता है, क्या नाम इसका, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ लैटरल वेन्स इन जिम्नोस्पर्मिक लीव्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू present in the midrib and lamina region of the साइकस लीफलेट। साइकस की लीफलेट के दोनों भागों में, लैमिना, मिडरिब और ए लिम्स। बट इन पाइनस में ये वैस्कुलर बंडल, पाइनस में पेरिनकाइमा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनफोल्ड हो जाती हैं, भीतर को इनफोल्ड हो जाएंगी। इन्हें कहते हैं, अंडरलाइन कर देना, आर्म पैलिसेड। इन तो अभी इसको थोड़ा रुके रहिए। तो मार्फोलॉजी में
वेंस अब्सेंट होती हैं, लैटरल वेंस। तो लैटरल वेंस के लिए, लैटरल ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा टिश्यू डेवलप हो जाता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू को अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपकी लीप्स हुई। साइकस में कोई विनेशन नहीं। तो सिरा विन्यास पढ़ाया, फिल्लोटैक्सी पर्ण विन्यास पढ़ाया, सरल पत्ती, कंपाउंड पत्ती, मोनोमार्फिक, डाइमार्फिक, माइक्रोफिल्लस, मेगाफिल्लस, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल में भी पाइनस में निडल लाइक और साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड। तो यहाँ पर एक प्रश्न यही मिला, पत्तियों में ज्यादातर लैटरल वेंस नहीं होती हैं जिम्नोस्पर्मिक लीव्स में। तो लैटरल ट्रांसलोकेशन कौन करेगा? पार्श्व साइड में भोजन पानी को कौन ले जाएगा? तो यही टिश्यू डेवलप हो जाता है। कौन सा? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये आपकी जनरल कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म का, रूट से एक प्रश्न मिल गया। स्टेम से कोई नहीं, लीफ से आपको मिल सकता है प्रश्न। तीनों मॉर्फोलॉजी। अब डालें इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो क्या 7.5 से है क्या? 7.5 से क्या जूलॉजी है क्या? तो ठीक है, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका डाल दीजिए, कल हम थोड़ा पहले टाइम कर देंगे। है? अच्छा, आज हम थोड़ी देर पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी 7:30 तक और उनसे कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, यदि वो 7:30 से लेते हैं तो हम 6 की जगह 5:30 से कर देंगे। ठीक है, आप लोगों का कोई क्लास छूटना नहीं चाहिए। आज बात कर लेंगे। तो अब आप मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल कैरेक्टर पढ़ चुके हो, हैबिट, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन और साइज। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। इससे आपको एक प्रश्न हम देंगे अवश्य। मैनोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, पोलीजाइलिक, ये वुड पूछी जाती है आपसे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल कैरेक्टर, पूरा भी जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर पढ़ रहे हैं जनरल। पर्टिकुलर अभी कोई जेनरा नहीं पढ़ रहे। अपने लोगों को 2 जेनरा हैं, साइकस और पाइनस। तो अभी डाल दें इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, जिम्नोस्पर्म की एनाटॉमी। और अब आप लोग नई कॉपी बनाइए, प्लांट फिजियोलॉजी, हायर बॉटनी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्लांट मॉर्फोलॉजी, वो प्लांट फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी पढ़ा चुके, थोड़ा बचा, दोबारा भी पढ़ा देंगे यदि टाइम मिला। प्लांट फिजियोलॉजी पहले पढ़िए और फिर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे। डालिए प्लांट फिजियोलॉजी। तो ऊपर हम क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा ठीक। तो आज कन्फ्यूजन है, आज हम जूलॉजी वालों से कंफर्म कर लेंगे। पहले उनका टाइम रहता था ना 7:30, 8:30 से 9:30, इसीलिए हमने सोचा था 7 से 8 हम पढ़ा देंगे। तो आपको 8, पौने 8 या 7:30 तक आज आपको पढ़ाते हैं। पहला दिन है तो कम से कम आध घंटा 45 मिनट। इस ब्रांच को यहीं पर रोक रहा है। लोअर बॉटनी में आपका थैलोफाइटा कंप्लीट है, ब्रायोफाइटा कंप्लीट है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म अंतिम है। लोअर बॉटनी से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आउट ऑफ 63। 63 प्रश्न बॉटनी से पूछे जाते हैं, उसमें से 30 या 33 इन्हीं थैलोफाइटा, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फिर फंजाई, एल्गी, लाइकेंस। ये थैलोफाइटा से 7, ब्रायोफाइटा से 4 और 5, टेरिडो से 4 और 5, जिम्नो से भी 4 और 5। तो लास्ट चल रहा है और आज हम हायर बॉटनी की दूसरी ब्रांच शुरू कर रहे हैं।
पहले आपको हम साइटोलॉजी पढ़ा चुके, जो दोनों में कॉमन है, जूलॉजी और बॉटनी। अब प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ाएंगे, एनिमल फिजियोलॉजी जूलॉजी वाले पढ़ाएंगे। तो डालिए आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपको इससे पहले साइटोलॉजी पढ़ाई। साइटोलॉजी में सिंगल सेल अपने लोग पढ़ते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे तो वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई, जिसको पावर हाउस कहते हैं, वहाँ रेस्पिरेशन हो रहा था। राइबोसोम पढ़ाए तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। तो जो सेल के अंदर फंक्शन हो रहे, जो मेटाबॉलिज्म हो रही, जो वाइटल एक्टिविटीज हो रही कि पादप में कैसे जमीन से ऊपर तक पानी चढ़ता है, पत्तियां भोजन बनाती हैं तो कैसे पूरे बॉडी में भोजन जाता है, ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, परिवहन। तो इस तरह से जितना भी फंक्शन हो रहा है उसी फंक्शन को ही हम फिजियोलॉजी कहते हैं, कार्य की। फिर आपको एनाटॉमी भी पढ़ाएंगे, शारीरिक की। तो पहले डिफिनीशन, कोई भी ब्रांच शुरू करते हैं तो उसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटीज आर, ये भी कह सकते हैं, आर फंक्शनल, क्रियात्मक, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट, या ये भी कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव वर्क है और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है, डिस्ट्रक्टिव वर्क है। या तो कोई चीज बनती है, छोटे छोटे परमाणु अणु मिलते हैं तो बड़ी चीज बनती है, और बड़ी चीज बनी छोटे में टूटती है। यही सेल के अंदर चलता है, यही प्रकृति में चलता है। नेचर में भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा और डिस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा। किसी की मृत्यु हो रही तो किसी का जन्म हो रहा। तो विकास, जन्म, विकास, ह्रास और मृत्यु, ये चारों चीजें निश्चित हैं, प्लांट हो या एनिमल हो। तो ये आपका जितनी वाइटल एक्टिविटीज हो रही, जितने फंक्शनल हो रहा है, तो सेल में जैसे CO2 H2O मिला तो ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज को अपने लोगों ने खाया तो टूट गया, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ। तो उसमें जो एनर्जी, सोलर एनर्जी जो कैप्चर की थी, ट्रैप की थी ग्रीन प्लांट ने, तो वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। और जब रेस्पिरेशन हुआ तो केमिकल एनर्जी बॉन्ड के रूप में टूटी, ATP, ये सब पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में। तो वो ये सब पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म यही कहलाता है क्या, प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। तो स्टीफन हेल्स इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर इनको कहा जाता है। और जगदीश चंद्र बोस, सर जेसी बोस is known as father of Indian plant physiology। भारतीय में जगदीश चंद्र बोस को फादर कहा जाता है फिजियोलॉजी का। तो आपके इसमें 16 चैप्टर हैं फिजियोलॉजी में। NCERT के अनुसार 5 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है वाटर, प्लांट वाटर रिलेशन, ए रूट, ए स्टेम और ए लीफ। तो पहले तो यह है कि प्लांट वाटर का रिलेशन, फिर पानी कैसे सॉइल से आया, तो इसको कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
फिर पानी कैसे ऊपर चढ़ा 366 फीट तक यूकलिप्टस और बड़े बड़े ट्री, इसे कहते हैं असेंट ऑफ सेप। तो जितना पानी एब्जॉर्ब किया उसका 95 तक या 98 तक बाहर निकल जाता, तो इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो वाटर रिलेशन में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। क्या? प्लांट वाटर रिलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, असेंट ऑफ सेप एंड ट्रांसपीरेशन। तो पहला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण, उसी के ऊपर पूरी बेस्ड है फिजियोलॉजी। तो पहले डाल दें कौन सा? प्लांट वाटर रिलेशन, जिसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्लांट वाटर रिलेशन तो अपने लोगों ने साइटोलॉजी पढ़ ली, अभी प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ानी है। और प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपकी सब फैमिली हम याद करा देंगे। तो उसमें अपने लोगों ने ये सेल पढ़ी। तो सेल की यही आउटर मोस्ट लेयर जो एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, सभी में होती है। तो यही आपकी कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किस पदार्थ को अंदर जाने दे, किस पदार्थ को बाहर जाने दे, ये चौकीदार का काम करती है। जितना भी अपना करंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, प्लस माइनस कैटन एनाइन, सब इसी के द्वारा कंडक्शन होता है। बहुत महत्वपूर्ण मेम्ब्रेन है, ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने पढ़ाया था, मॉडल पढ़ाए थे। तो यही पहला हेडिंग आप डाल दीजिए प्लांट वाटर रिलेशन में। प्लांट वाटर रिलेशन, वही ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे, डिफ्यूजन पढ़ाएंगे, परमेबिलिटी पढ़ाएंगे, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ाएंगे, टर्गर प्रेशर, बॉल प्रेशर और वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब इसी चैप्टर में आ जाएंगे। आपका ये पढ़ना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले पहली हेडिंग आप डाल दें परमीबिलिटी, परमीएबिलिटी, पारगम्यता, पारगम्यता। जितनी आपको हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने ऑर्गेनिल पढ़ाए, लाइसोसोम, सभी में सेल मेम्ब्रेन थी। तो परमीबिलिटी क्या है? इस मेम्ब्रेन की एबिलिटी है, इसकी योग्यता है कि किसको वो अंदर जाने दे और किसको बाहर जाने दे, किसको न जाने दे, किसको रेस्ट्रिक्ट करे, किसको अलाउ करे, किसको पैसे दे दे, किसको रोक दे। इसी एबिलिटी को हम परमीबिलिटी कहते हैं। तो परमीबिलिटी इज द एबिलिटी, परमीबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ability of membrane which allow the substances which pass through it either inside or outside, या तो भीतर या बाहर। इसी एबिलिटी को परमीबिलिटी कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परमीबिलिटी, पारगम्यता के आधार पर, यहीं पर एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, सेमी परमेबल पूछा जाता है या सिलेक्टिवली परमेबल इस मेम्ब्रेन को पूछा जाता है, यही अंडरलाइन कर दें। तो ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी मेम्ब्रेन्स आर 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहला पारगम्य, परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपको होता है सलूट, बिलेय, विच इज डिजॉल्व, और ये होता है आपका सॉल्वेंट, विलायक, इन विच डिजॉल्व। सलूट जैसे शुगर, चीनी, सॉल्वेंट जैसे वाटर, और दोनों के मिलने से जो बना वही हो गया सलूशन, सलूशन। बिलियन हो गया,
तो सलूट और सॉल्वेंट, ऐसी मेम्ब्रेन्स, ऐसी झिल्लियां जो अलाउ कर दें, जो परमिट कर दें, जाने दें, भीतर भी जाने दें, बाहर भी जाने दें, किसको? दोनों को, सलूट को भी और सॉल्वेंट को भी। तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को परमेबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। द मेम्ब्रेन्स विच अलाउ बोथ सलूट एंड सॉल्वेंट, जो सलूट और सॉल्वेंट दोनों को अंदर बाहर जाने दें, इन मेम्ब्रेन को हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे आपकी सेल वॉल, सेल वॉल। अब दूसरी ऐसी हो गई, जैसे यही कोचिंग है, कोई भी स्टूडेंट अंदर आए, कोई भी बाहर जाए, कोई रुकावट नहीं, तो ये परमेबल हो गई, चौकीदार का काम कर रही है। दूसरी हो गई इम्परमेबल, इम्परमीएबल, इम्परमेबल अपारगम्य, अपारगम्य। तो अपारगम्य में क्या हुआ? न तो सलूट जाएगा और न सॉल्वेंट जाएगा। किसी ने फीस नहीं दी क्लास में तो वहीं रोक दिया जाएगा, तो कोई भी बाहर से अंदर नहीं जाएगा और अंदर से बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं ऐसी मेम्ब्रेन्स, दोज मेम्ब्रेन्स which do not permit, which do not allow both solute and solvent within or outside, चाहे अंदर चाहे बाहर, डिफ्यूज नहीं होने देती, जाने नहीं देती, न सलूट को न सॉल्वेंट को। जैसे आपकी इसी सेल वॉल को क्या करते हैं? सुवरिन, तो सुवराइज्ड, सुवराइज्ड सेल वॉल। इसी में क्या कर दें? डिपोजिशन कर दें क्यूटिकल का, तो क्यूटिनाइज्ड, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल। या जो कार्क लगाते हैं बोतल में, वो इम्परमेबल होती है, तो कार्क, कार्क सेल्स ये आपकी इम्परमेबल हो गई, अपारगम्य, न जाने देती हैं विलेय को न विलायक को, न आने देती हैं। और इसको अंडरलाइन कर दें। तीसरी है आपकी सेमी परमेबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोज मेम्ब्रेन्स which allow only, which allow only solvent, जो सॉल्वेंट को तो अलाउ कर देती हैं, परमिट दे देती हैं, जाने देती हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, रोकती नहीं, प्रिवेंट नहीं करती। किसको प्रिवेंट करती हैं? एंड प्रिवेंट द सलूट, सलूट को नहीं जाने देती हैं, विलेय को नहीं जाने देती हैं, पानी को जाने देती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन्स हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। तो कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल में भी रखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे आपकी पार्चमेंट पेपर मेम्ब्रेन, जैसे आपकी फेरो साइनाइड मेम्ब्रेन, जैसे आपकी एग मेम्ब्रेन, जैसे आपकी गॉट मेम्ब्रेन, ये सब मेम्ब्रेन आपकी, या गॉल ब्लैडर की मेम्ब्रेन, ये आपकी सेमी होती है। सेमी में सॉल्वेंट तो पास हो जाता है, लेकिन सलूट पास नहीं होता। लेकिन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो कोई भी सेमी नहीं। अब ये अंडरलाइन, ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, चौथा ये दिया हो क्या? सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली,
or selectively permeable membranes। सिलेक्टिव डिफरेंशियली मतलब विभेदात्मक, सिलेक्टिवली मतलब चयनात्मक। किनको आने देगी? जिन्होंने फीस जमा कर दी। चौकीदार किसको कोचिंग में आने देंगे? जिन्होंने फीस जमा कर दी। नहीं जमा की उनको नहीं जाने देंगे। तो सॉल्वेंट तो जाएगा ही। तो दोज मेम्ब्रेन्स तो ऐसी जिनमें सॉल्वेंट तो जाएगा ही। सेमी में सलूट नहीं जाता, लेकिन इसमें स्मॉल सलूट भी चला जाएगा along with सॉल्वेंट। जैसे आपकी CO2 चली जाए, O2 चली जाए, N2 चली जाए, ये अल्कोहल चला जाए, ईथर चला जाए, वाटर चला जाए, तो कुछ स्मॉल सलूट भी चले जाएं, लेकिन कौन न जाए? पॉलीसैकेराइड नहीं जा पाएगा। पोली आपका सैकेराइड ये नहीं जाएगा। प्रोटीन्स ये नहीं जाएंगे। तो सब नहीं जाएंगे, सब सलूट नहीं जाएंगे, स्मॉल सलूट जाएंगे। द मेम्ब्रेन्स विच अलाउ स्मॉल सलूट पार्टिकल्स along with solvent as CO2, O2, N2, alcohol, ether, water, but does not allow the polysaccharide नहीं जाएंगे, and does not allow the proteins। These are called। तो यदि आपकी सेल मेम्ब्रेन पूछे तो सेमी परमेबल दिया हो, ये न दिया हो तो सेमी परमेबल लगाना, लेकिन ये भी दोनों शब्द दिए हों तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और जितनी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, तो ये सब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ये हमारी जो मेम्ब्रेन है ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है, विभेदित या सिलेक्टिवली परमेबल हैं, चयनात्मक, चयन करती हैं। छोटे मॉलिक्यूल को चयन करेंगी, बड़े को रेस्ट्रिक्ट कर देंगी। परमिट किसको देंगी, अलाउ किसको करेंगी? छोटे पदार्थ। किसके साथ साथ? पानी के साथ साथ। तो ये चार प्रकार की मेम्ब्रेन परमेबल में सलूट सॉल्वेंट दोनों जाएंगे आएंगे, इम्परमेबल में दोनों नहीं जाएंगे आएंगे, और सेमी परमेबल में सॉल्वेंट जाएगा, सलूट नहीं जाएगा, और डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली में जाएगा सलूट, लेकिन छोटा जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा along with। तो सेल मेम्ब्रेन ये आपका पहली हेडिंग हो गई प्लांट वाटर। दूसरा डालें डिफ्यूजन। दूसरा डालें दूसरा डालें विसरण डिफ्यूजन। विसरण आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इसी कमरे में अभी हम अमोनिया की बोतल को तोड़ दें तो रोड तक चली जाएगी उसकी स्मेल। किसी भी बगीचे से गुजरें, रात रानी की खुशबू आपको लगेगी। आप किसी फंक्शन में जाएं और आप कोई भी लगा लें सेंट,
दूसरे के पास पहुंच जाएगा। इसी प्रकार गैस में, सिलेंडर में गैस भरी बाहर आ जाती है। इसके मतलब ये कोई चीज ये भी कब मूवमेंट करती है, कब गति करती है, हर चीज मूवमेंट करती है। लेकिन क्यों करती है? जैसे आप देखें, यदि ये हमारा बीकर है और इसमें हमने ये ए आर्म है, ये बी आर्म है, इसमें हमने यहाँ तक वाटर भर लिया, तो बताइए वाटर इधर को जाएगा या इधर को जाएगा? तो कोई चीज क्यों मूव करती है? तो जो ट्रांसपोर्ट अपने लोग पढ़ते हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक आपका कैसा होता है? एक्टिव, सक्रिय, और एक होता है कैसा? पैसिव, निष्क्रिय। तो एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में हम अप्लाई करते हैं, मेटाबॉलिक एनर्जी को अप्लाई करेंगे, या कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुश करेंगे, तो उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वो मूव करेगी। तो या तो मेटाबॉलिक एनर्जी दें, या हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, हम एक्सपेंडिचर करें, एटीपी को खर्च करें, तब वो मूव करे। तब तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन कहलाता है। लेकिन पैसिव में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, कोई हम एनर्जी यूज नहीं करते, तो आपका पैसिव मूवमेंट ये कौन सा? बिना एनर्जी कंजम्पशन के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये हुआ। तो ये भी आपका देखें, पानी इधर है, ये इधर नहीं है, तो पानी किधर से किधर मूव करेगा? ए से बी की तरफ मूव करेगा। क्यों? कोई चीज कब मूव करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर? उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। एक्टिव में तो एनर्जी थी, पैसिव में एनर्जी नहीं है, तो कोई वस्तु क्यों यूज करेगी? आप हमसे क्यों पढ़ रहे हो? हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज होगी, कुछ ज़्यादा अनुभव होगा, इसलिए हमारा ज्ञान आपके पास जा रहा। तो कोई चीज़ अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ कब जाएगी? जब उसमें क्या होना चाहिए? कुछ न कुछ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? देखें, अपने लोग बैटरी भी यूज करते हैं, तो ये बैटरी है, इसके दो टर्मिनल हैं, यहाँ पर अभी कोई चार्ज नहीं है तो डिस्चार्ज है, और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। जब इलेक्ट्रॉन ये आ गए इधर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और यहाँ कम हो गई तो डिफरेंस आ गया। यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ नहीं है, तो आपका डिफरेंस आ गया। तो इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अपने घर जाना चाहेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो जाएंगे, यहाँ पर आप कोई बल्ब लगा दें तो एनर्जी लाइट के रूम में तो ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बराबर हो जाएं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो कोई भी मूवमेंट जो पैसिव मूवमेंट है वो क्या है? वो किसके कारण हुआ? यहाँ पानी है, यहाँ नहीं है, डिफरेंस हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ नहीं है, तो डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार टेम्परेचर एक तरफ 0 कर दें, एक तरफ ज़्यादा कर दें तो डिफरेंस। तो डिफ्यूजन एक प्रकार का क्या है? डिफ्यूजन इज द पैसिव, डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट। ये पैसिव मूवमेंट है, निष्क्रिय मूवमेंट है, जिसमें हम कोई एनर्जी खर्च नहीं कर रहे, कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। अब ये भी दो प्रकार को होता है, एक डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो आप डिफ्यूजन के तरह तरह के उदाहरण देखते हैं। अपने लोग कुआं है, उसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए और डाल देंगे तो रेडिश कलर का हो जाता है। इसी प्रकार ये बीकर है, इसमें आप लोगों ने एक कॉपर सल्फेट CuSO4 यहाँ डाल दिया
तो पूरे अवेलेबल स्पेस में ये फैल जाएगा। यहाँ पर चीनी, अपने लोग चीनी डालते हैं तो जहाँ पर ये बैठी यहाँ चीनी, तो ये किधर को जाएगी, जिधर कमी है। तो डिफ्यूजन क्यों हो रहा? डिफ्यूजन इसलिए हो रहा, कोई चीज़ ये चाह रही है कि हम बराबर बराबर हो जाएं, तो हाई वैल्यू से, ये हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ मूवमेंट, चाहे वो परमाणु हो, एटम, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, अणु, चाहे वो ये हमने बताया चार्ज आयंस हो, और तीनों में चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डिफिनीशन क्या हो गई? डिफ्यूजन वैसे तो पैसिव मूवमेंट है, तो मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, किसके? आइदर ऑफ द गैस, लिक्विड और सॉलिड। कहां से? फ्रॉम द रीजन ऑफ, ये हायर है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये हायर कंसंट्रेशन है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चीजों का, किसी भी पदार्थ का, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, इसी को हम विसरण कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड अपने लोग प्रयोगशाला में यूज करते हैं, बाहर वाले लोगों पर पहुंच जाती है। तो जितने भी आपका जहां डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को ही हम फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना ही करंट कहलाता है, और यही डिफरेंस जीव विज्ञान या विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, तो जहां भी ग्रेडियंट होगा, जहां भी डिफरेंस होगा, वहां चीज चाहेगी कि हम अधिक से कम की तरफ जाएं, और टिल कब तक जाएं? जब यहां से रास्ता खोल दे तो वाटर यहां और यहां बराबर हो जाएगा। जब यहाँ के मॉलिक्यूल ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए पूरे अवेलेबल स्पेस में, तो यहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, गतिक साम्यावस्था, टिल डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड, जब तक ये समान रूप से वितरित न हो जाएं, इनमें गतिक, ये डायनेमिक यहाँ पर और यहाँ पर बराबर बराबर न हो जाएं। जब बराबर बराबर हो जाएंगे तब मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, या यूनि डायरेक्शन नहीं रहेगा, फिर मल्टी डायरेक्शन, फिर हर दिशा में मॉलिक्यूल्स जाएंगे। और ये किसके कारण? क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या है? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स, आयंस या आपके एटम्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन का रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर इन द गैसेस, गैस में सबसे ज्यादा होता है देन लिक्विड, लिक्विड की तुलना में गैस में ज्यादा होता है, एंड ग्रेटर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, लिक्विड में ज्यादा गैस में। तो सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट होता है, और मूवमेंट जो है, ये डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज
डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, क्योंकि पैसिव है तो स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, और डज नॉट डिपेंड अपॉन द लिविंग सिस्टम। ये जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम पौधे के ही अंदर हो रहा हो, ऐसे भी बाहर भी हो रहा। तो क्या डिफ्यूजन डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम पर ये आपका डिपेंड नहीं करता है। और डिफ्यूजन बहुत ही जरूरी होता है प्लांट के लिए, खासकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आदान प्रदान होता है O2 का CO2 का। फोटोसिंथेसिस में CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 छोड़ी जाती है। तो CO2 अंदर जाए या O2 अंदर जाए तो CO2 O2 को प्रभावित नहीं करेगी और O2 CO2 को प्रभावित नहीं करेगी। प्रभावित इसको कौन करेगा? CO2 की मात्रा जिधर ज्यादा होगी वो कम की तरफ जाएगी, और O2 की मात्रा जिधर ज्यादा होगी वो कम की तरफ जाएगी। तो वो अपने कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगी, न कि वो दूसरे को प्रभावित करें। तो डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र होता, इंडिपेंडेंट। जैसे CO2 है, O2 से कुछ लेना देना नहीं। तो मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट टू द, या ऐसे लिख लो, डिफ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट टू द डिफ्यूजन ऑफ अदर सब्सटेंस। ये गैस है, ये लीफ है, ये स्टोमेटा है, तो CO2 इधर ज्यादा है तो भीतर जा रही, और O2 इधर है तो बाहर जा रही। तो CO2 O2 को प्रभावित नहीं कर रही, O2 CO2 को प्रभावित नहीं कर रही। तो डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट है, ये एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र है, उसका कुछ लेना देना नहीं, वो प्रभावित नहीं करता। तो डिफ्यूजन जो है आप सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट टू द डिफ्यूजन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। बट लेकिन डिपेंड किस पर करेगा? डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन। तो पानी किधर को मूव करेगा? पानी मूव करेगा एक सेल से दूसरी सेल में। कैसे मूव करेगा? हाई टू लो, हाई टू लो। तो वाटर मूव्स सेल टू सेल, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और इसी समय एक, अब ये जो स्पॉट था इसमें पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है, जैसे चीनी है या कॉपर सल्फेट है, ये इक्वली पूरे अवेलेबल स्पेस में फैल जाएगा और इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगी और डिफ्यूजन रुक जाएगा। फिर यदि मल्टी डायरेक्शन में होने लगेगा, ये सब काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो जिस समय, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए क्या? डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डीपी। तो जो आपने डिफ्यूजन पढ़ा, इसमें डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर, इन्हें एक दबाव उत्पन्न किया इन द सब्सटेंस और इन द मीडियम। दिस प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, डिफ्यूजिंग जो विसरित हो रहा है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स
exert pressure on the medium, इस मीडियम पर और on the substance is called the diffusion pressure। ये डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। और एक प्योर वाटर, ये आप गिलास लें, इसमें पूरा पानी भर लें, तो पूरा का पूरा पानी है, तो इस कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी के मॉलिक्यूल का, तो ये हमेशा प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होगा। द डिफ्यूजन प्रेशर इज मैक्सिमम द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, इट इज अबाउट 1336.48 एटमॉस्फेयर। लेकिन इसी पानी में, क्योंकि पानी के अणुओं की संख्या टोटल है, अब इसमें आपने चीनी मिला दी और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बन गया तो डिफ्यूजन प्रेशर घट जाएगा। तो जब हम प्योर वाटर लेते तो डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है, आगे पढ़ाएंगे डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, तो सॉल्यूशन का कम हो जाता है सॉल्यूट मिलाने से। तो यहाँ पर पानी का मूवमेंट कैसे होगा, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी, पानी हमेशा हाई डीपी, अभी टोटल पानी है तो इसका कंसंट्रेशन जितना हाई होगा तो हाई डीपी हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डीपी लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ पानी मूव करता। तो डिफ्यूजन प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती है इस कंसंट्रेशन के। तो डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of diffusing particles, concentration of diffusing particles डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर आपने टेम्परेचर दे दिया तो अणुओं में, परमाणुओं में काइनेटिक एनर्जी, तो डिफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के सीधे समानुपाती, टेम्परेचर बढ़ाया तो डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाया डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का तो ये बढ़ जाएगा, तो ये हो गया डिफ्यूजन प्रेशर। अच्छा ठीक है, आज शुरुआत है, कल हम जूलॉजी वालों से आज पता कर लेंगे उसी के अनुसार, लेकिन एक एक घंटा पढ़ाएंगे। हायर बॉटनी आज शुरू कर दी, प्लांट फिजियोलॉजी आज डेट डाल दें, पहला टॉपिक डिफ्यूजन प्रेशर तक आ गए। अभी फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन कारक हैं जो डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं, फिर डिफ्यूजन का महत्व क्या। तो आज आपको परमेबिलिटी पढ़ाया, डिफ्यूजन अभी पूरा नहीं हुआ, फिर ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे, टीजी टर्गर प्रेशर, बॉल प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइवेशन, ये सब हेडिंग 3 लेक्चर में ख़त्म करें।